नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से एक बड़ी जानकारी। 86 उम्मीदवारों पर फैसला होना भी बाकी। सीईसी की बैठक में अंतिम मुहर लगने की पूरे आसार। 25 से 27 सीटें मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ऐसी भी हैं सिंगल नाम को लेकर, जहां अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। बीजेपी से आए विधायक पर भी फैसला भी बाकी है। बड़ी बात यह कि बीजेपी में भी सिंधिया समर्थकों को लेकर इसी तरह की अटकलें हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाना, ये आरोप पार्टी के अन्य नेता उन पर लगा रहे हैं। हालांकि हकीकत क्या है ये हम नहीं जानते हैं। बड़ी बात यह भी कि वचन पत्र समिति की जब बैठक हुई तब भी इस तरह की चीजें सामने आई। मंच से जब वचन पत्र जारी किया जा रहा था तब भी कहीं ना कहीं मजाकिया अंदाज में इस मतभेद को सुलझाने की कोशिश कमलनाथ दिग्विजय सिंह करते नजर आए। ये भी बताया कि पारिवारिक रिश्ता है, ये सब चलता रहता है। हालांकि पार्टी क्या आगे फैसला लेती है इस पर फोकस रहने वाला है। शिवपुरी की एक सीट, नाराजगी काफी ज्यादा थी कार्यकर्ताओं की, इसे बदलने को लेकर बातचीत हो सकती है। पिछोर शिफ्ट हो सकते हैं वापस केपी सिंह, ये बताया जा रहा है, क्योंकि शिवपुरी से केपी सिंह को टिकट मिला और वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों ने बवाल मचा दिया। इस बवाल के बाद पार्टी नाम बदल सकती है, ऐसी संभावना है। चलिए सीधे भोपाल आपको लिए चलते हैं। सही के शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जरा स्थिति अभी समझा दीजिए। शिवपुरी की सीट को लेकर क्या बदलाव की अटकलें, साथ ही साथ जो मतभेद आया है सामने, उसे लेकर क्या अन्य टिकटों पर प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि ग्वालियर चंबल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अच्छी लीड ली थी और कहीं ना कहीं माना जाता था कि कांग्रेस की सरकार बनने में ग्वालियर चंबल का बड़ा योगदान था। और इस बार जो ग्वालियर चंबल में विवाद सामने आए हैं, जो शिवपुरी विधानसभा सीट को लेकर विवाद आया है, क्योंकि केपी सिंह वहां से लगातार चुनाव जीतते रहे पिछोर सीट से, और उन्हें इस बार शिवपुरी शिफ्ट कर दिया गया। तो जब शिवपुरी शिफ्ट किया गया तो कहीं ना कहीं ये बात आई कि उन्हें दिग्विजय सिंह ने, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह खेमे के माने जाते हैं, उसके बाद जब वीरेंद्र रघुवंशी जो कि भाजपा से आए विधायक, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, तो उन्हें ये कहा गया था, वादा किया था कमलनाथ ने कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो ये विवाद जब बढ़ गया, सामने आने लगा, और उसके बाद जब समर्थक नाराज होकर पहुंचे तो कमलनाथ ने कहा कि आप दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। तो ये बयान के बाद से स्थिति बदली, और अब पूरे समीकरण के बाद ये साफ लग रहा है कि वापस से पार्टी इस पर विचार करेगी, और ये तय हो रहा है कि शिवपुरी पर शिफ्ट किया जाएगा वापस पिछोरी केपी सिंह को, और शिवपुरी पर वीरेंद्र रघुवंशी को लड़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर मंथन चल रहा है, और हो सकता है कि 1-2 दिन में जब भी लिस्ट आएगी तो ये बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए, एक सीट है जिससे लेकर आप बात कर रहे हैं, शिवपुरी को लेकर हो सकता है कि पार्टी के अंदरूनी मसलों में भी मंथन होता हो। अन्य 86 सीटों को लेकर क्या, कब लिस्ट आएगी, कब ऐलान होगा, कब प्रचार पर जाएंगे, कोई ऑफिशियल जानकारी इस पर? हाँ, देखिए, ऑफिशियल तो अभी कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन सुरजेवाला का जो बयान आया था कि हम 1-2 दिन में सभी सीटों पर नामों का ऐलान कर देंगे, तो ये माना जा रहा है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है कि करीब 60 नाम ऐसे जिस पर सिंगल सहमति बन चुकी है। अब सारा विवाद 26 सीटों पर है, और अभी इनके केंद्रीय नेतृत्व ने नीचे जो एमपी के प्रमुख नेताओं को बैठकर चर्चा करने को कहा है कि आप लोग एक नाम को तय कीजिए, आपस में चर्चा कीजिए, और जो भी आपको लग रहा है नाराज हो सकता है टिकट कटने से, उनसे बात कीजिए, सहमति बनाइए, और उसके बाद जब सीसी की बैठक होगी तो उसमें नाम को फाइनल किया जाएगा। अब जैसे कि इंदौर की हम बात करें तो इंदौर विधानसभा 3 को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। वहां पर पिंटू जोशी का नाम रखा गया है, लेकिन उनके सामने उनके ही चाचा है अश्विन जोशी, वो दावा कर रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर लगातार 3 बार विधायक रहे, हालांकि पिछले 2 चुनाव वो लगातार हारे हैं। तो कुछ सीट ऐसी है जिस पर विवाद है, इसके अलावा देवास पर विवाद है। तो इन सब जो जिले हैं बड़े, जिनमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर फाइट अच्छी हो सकती है, उन पर चर्चा की जाए, वापस से एक नाम तय किया जाए और उसको सीसी में रखा जाए। तो अभी 1-2 दिन और लग सकते हैं इस पूरी घटनाक्रम में, और उसके बाद सीसी की बैठक से लिस्ट फाइनल होकर सामने आएंगे नाम।
ठीक है, यानी कि अभी और ज्यादा समय लग सकता है। सिर्फ बीजेपी की स्थिति अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी 5वीं सूची को लेकर मंथन हमें देखने को मिल रहा है। बड़ा पॉइंट ये भी है कि जो कांग्रेस से विधायक उसमें गए हैं और इसी तरह की स्थिति कांग्रेस की भी, जो बीजेपी से विधायक आए हैं वो भी इसी आस में थे कि टिकट मिलेगा। अब एक बड़ी चुनौती इस बीच ये शैलेंद्र हो जाती है कि अपने विधायकों को टिकट दें या फिर उन लोगों को जिन्होंने पार्टी इसी मकसद से बदली है। ये क्या आगे जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर ले सकती है? इस ओर कोई संभावना है अभी तक? देखिए, बिल्कुल दोनों ही दल में वेट एंड वॉच वाली स्थिति भी चल रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा ये मानकर चल रहे हैं कि अगर कोई नेता नाराज होता है और वो मजबूत स्थिति में या सीट जीत सकता है तो उसे टिकट दिया जाए। तो इस वेट एंड वॉच के चक्कर में ही कई सीट पर पेच फंसा है कि कौन सी पार्टी पहले अपना उम्मीदवार घोषित करे। तो जैसे कि कल सिद्धार्थ तिवारी, जो कि विंध्य के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके दादा और उनके पिता एक बड़े नेता थे और कांग्रेस में कद्दावर रहे, उन्हें सिद्धार्थ तिवारी को कल भाजपा ने अचानक अपने साथ जोड़ लिया। अब सिद्धार्थ तिवारी का नाम ऐसा लग रहा है त्योथर से भाजपा से लगभग फाइनल है। तो कांग्रेस में भी यही स्थिति, कांग्रेस भी भाजपा के नाराज लोगों का भी इंतजार कर रही है कि कुछ ऐसे नाराज लोग जो कि भाजपा जिन्हें टिकट नहीं थी उन्हें चुनाव लड़ाकर पार्टी फायदा उठा सके। और भाजपा में भी एक बड़ी संख्या 66 ऐसे विधायक हैं जिनके नाम को लेकर मंथन होना है, क्योंकि 5वीं सूची में इनमें से कई बड़े विधायकों के नाम कटेंगे। तो वो विधायकों को हो सकता है कि कांग्रेस अपने साथ लाकर उस सीट पर चुनाव लड़ाए। तो अभी दोनों तरफ अंतर्द्वंद की स्थिति है जो लगभग तस्वीर एक दो दिन में साफ होगी। बीजेपी कांग्रेस दोनों की अगर आप बात करें, जो आग यहाँ वो आग वहां, अगर आगे नाराजगी बढ़ती है नेताओं की तो दल बदल अगर शुरू होता है तो किस पार्टी के लिए कितनी मुसीबत हो सकती है? दल बदल की राजनीति बिल्कुल बहुत ही ज्यादा तेज है और इसका असर देखने को निश्चित ही मिलना है, क्योंकि न केवल भाजपा कांग्रेस में नेता आ रहे हैं बल्कि भाजपा से जिसको टिकट नहीं मिल रहा है वो बसपा में जा रहा है, कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रहा तो बसपा में चला जाता है या आम आदमी पार्टी में चला जाता है। तो जहां पर भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता था वहां पर अब त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना है, वहां पर 4 पार्टियां आमने सामने होगी। तो उस अंतर का जो फर्क नजर आएगा कि वो चुनाव बहुत कश्मकश भरा होगा और हो सकता है कि ये जीत हार 2000-1000 वोट तक भी सिमट जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में करीब 30 से 35 ऐसी सीट थी जिसमें 5000 से कम मार्जिन से जीत और हार तय हुई थी। तो अगर कोई पार्टी का नेता दल बदल करता है और वो 4-5 हजार वोट भी प्रभावित करता है तो ये समीकरण पूरी राजनीति तमाम में संभावनाएं जिसे लेकर बातचीत हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए। बात एक और महत्वपूर्ण खबर की करने वाले हैं, मनेंद्रगढ़ से एक और बड़ी जानकारी। रेणुका सिंह मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है, नोटिस थमा दिया है चुनाव आयोग ने उन्हें। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। निर्वाचन अधिकारी ने रेणुका सिंह को नोटिस दिया है। आपको बताएं कि 5 दिन में दूसरी बार उन्हें नोटिस मिला है। खुले मंच से रेणुका सिंह कह रही थी, हिंसक बयान दे रही थी कि जो मेरे कार्यकर्ता की एक उंगली काटेगा उसका दूसरा हाथ काटकर पहले हाथ में रख दूंगी। नोटिस का 3 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। क्यों ऐसा बयान दिया और कैसे सार्वजनिक मंच से इतनी बेबाकी से वो कहती हुई नजर आई है। मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना चाहती हूँ। दीदी जिंदाबाद, रेखा दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें किसी के कहने से नहीं डरना है। हमें ऐसे आतताई, ऐसे अत्याचारी, ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसके लिए हमें बहुत कठिन मेहनत करनी है। ज्यादा चर्चा करेंगे। सहयोगी सुजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रयत्न अच्छा था लेकिन अब मुश्किल में फंस गई हैं। प्रत्याशी बनाया गया है और नवरात्रि के पहले दिन वह प्रचार प्रसार और लोगों को से मिलने के लिए पहुंची हुई थी सोनत में, जहां कोरिया जिला निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया। तो वहीं 5 दिन बाद आज जो है फिर जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। जो बीते दिनों किल्हारी में हुए सभा में उन्होंने अशब्द का प्रयोग किया था भाषण के दौरान, जिसको लेकर के निर्वाचन अधिकारी सख्त है और निगरानी बरत रही है, जिसको लेकर लगातार जो है पार्टियों पर जो है नोटिस जारी कर रही है। उसी में भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह पर नोटिस जारी किए। जी निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका सुजीत जानकारी के लिए।
और बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कर लेते। एक बार फिर से बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में एआईसीसी की चलती है, जबकि छत्तीसगढ़ बीजेपी की अगर आप बात करते हैं तो जो प्रत्याशी चयन किए गए हैं उनमें रमन सिंह की चाल नजर आती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी कहा कि कुछ लोग विधायक खरीदने में माहिर होते हैं, शायद इसी वजह से कुछ लोगों का दौरा यहां पर करवाया जाए। विधायक खरीदने में बड़े माहिर हैं, तो ये क्या बैंक आया हुआ है? भाजपा की सूची में आप बता रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह की चली, तो कांग्रेस की सूची में किस? कांग्रेस की सूची में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की चली। जो आ रहे हैं आसाम के मुख्यमंत्री जो विधायक खरीदने में बड़े माहिर हैं, तो ये क्या बैंक आया हुआ है? उसको लाया इसलिए अमित शाह जी बड़ा खासम खास है। और कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई। प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तरफ से यह भी कहा गया कि मंथन के बाद जिताऊ लोगों की सूची बनाने में वक्त लगा है। दूसरा, पितृपक्ष के चलते भी सूची जारी करने में समय लगा। सूची में जातीय समीकरण, महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, विधायकों का टिकट कटा है वो सर्वे के आधार पर कटा है। सुनिए। मेरे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मेरे साथ है। सर, कठिन है सर राह आपकी, और सरकार बन में बरकरार रहना अभी ये भी एक चुनौती आप खुद कह रहे हैं। लेकिन सर, आज की जो लिस्ट आई है 53, इसमें 10 महिलाओं को आपने मौका दिया है, 16 एसटी हैं, 6 एससी हैं और तकरीबन 33 सामान्य हैं। तो ये जो आपने जातीय समीकरण बिठाया है, जो आपने कहा वो उसे पूरा किया, किस महिलाओं को, महिला प्रतिनिधित्व की बात की जा रही थी। एक टारगेट हम लोगों ने लिया था, हमारी इंचार्ज शैलजा जी, उन्होंने मीडिया में भी इस बात को कहा था कि एक लोकसभा में 2 के आसपास का औसत हम लेके चल रहे हैं। 11 लोकसभा है तो 11 दूनी 22, तो 20 के आसपास समझिए। और 90 विधानसभा है तो 20% आप पकड़ते हैं तो 18, तो 20% के आसपास हम महिलाओं को टिकट देना चाह रहे थे पिछले समय से ज्यादा, और 20% के आसपास। एक फॉर्मूला था 2 ऑन एन एवरेज, औसतन 2 एक लोकसभा का तो 22 होता है। 22 से थोड़ा सा नीचे आ गए, 20% अगर पकड़ते हैं तो 18 से 22 के बीच में ये प्रयास था कि इतने हम दे सकें। अभी 7 सीट आपने बताया कि अभी बाकी है। 53 का आया, 30 पहले आया तो 83 हुआ, 7 सीट अभी बाकी है, तो उसमें भी कुछ महिलाओं को मिल सकता है। उम्मीद है महिलाओं को करेंगे। लेकिन सर, राजनीतिक रूप से बात कर लें, आपके यहाँ प्रधानमंत्री भी गए, गृह मंत्री अमित शाह वो भी गए, लगातार वो आपकी नाकामी कहते हैं कि सर राज्य सरकार ने काम किया। कल फिर गृह मंत्री कोंडागांव में होंगे, जगदलपुर में होंगे, तो जाहिर सी बात है टारगेट तो सरकार होगी। आप की कमियों को ही उजागर कर रहे हैं, तो जो वो बातें कहते हैं उसमें कुछ सच्चाई है, या बस जिसे एक राजनीतिक जबान में कहा जाता है आज की डेट में कि जुमला है? राजनीतिक है, जुमला तो एक अलग चीज हो जाती है, शुद्ध राजनीतिक है। देखिए, अगर राज्य सरकारें काम नहीं कर रही हैं तो ये केंद्र सरकार है जो अनेकों अवार्ड देती है, हर विभाग में परफॉर्मेंस को लेके अवार्ड देती है। स्वच्छता की बात है तो छत्तीसगढ़ के शहरों को स्वच्छता का अवार्ड लगातार कई सालों से मिलता चला जा रहा है, तो सरकार कुछ नहीं कर रही है तो अवार्ड कैसे मिल रहा है आपको? प्रधानमंत्री सड़क, ग्रामीण सड़क योजना है, उसमें क्वालिटी को लेके, गुणवत्ता को लेके आप टॉप में रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मॉनिटर रहते हैं, इसमें जांच करते हैं, सब करते हैं, वो कैसे मिलता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको अवार्ड मिलते हैं, अन्य विभागों में अवार्ड मिलते हैं, अर्बन डेवलपमेंट में आपको अवार्ड मिलते हैं, हाउसिंग में आपको अवार्ड मिलते हैं, कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सबसे बेहतर कर ही रहा है, सबसे ज्यादा सुविधाएं दे ही रहा है। तो ये सारी चीजें पारदर्शी तरीके से सामने हैं, तो सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो वही राजनीतिक होता है कि बोलना है कुछ तो बोलो, क्या बोलेंगे? तो नहीं कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दो। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। दिल्ली से रायपुर पहुंचने के बाद भी डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से कह दिया है कि जिसने अच्छा काम किया है, जिसकी जनता में बेहतर साख है, जो जीत के दावों पर खरा उतरेगा, उसे हमने टिकट दे दिया है। देखिए, अब सीईसी 7 नाम बाकी है, तो उन पे भी मंथन चल रहा है, वो हाई लेवल कमेटी के पास गया है। अब सीईसी या हम लोग का रोल उसमें नहीं है, जल्दी वो भी नाम आ जाएंगे। बाबा 10 विधायक से काटी गई है, क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने देखा है, कैसे समझाएंगे? इसमें सर्वे जो था ये आधार था। इस बार मैंने इतना
आज तक नहीं देखा जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कि सर्वे का इतना ज़्यादा प्रभाव रहा हो। तो एक तरह से किसी की राय बलवती नहीं थी, हम लोगों में से किसी की राय बलवती नहीं थी। जो सर्वे बोल रहा था उसी के लगभग 95-98% जो टिकट बटे हैं उस सर्वे के आधार पर वो अपना अपना तर्क सब देते हैं। उनको वैसा लग रहा होगा, हम लोग को लगता है कि जो बेहतर से बेहतर जीतने की स्थिति में है उनको देना है। तो लगता है बाबा इस लिस्ट के सहारे कांग्रेस फिर से जीत पाएगी चुनाव? कांग्रेस ने काम अच्छा किया है। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल में बुनियादी काम लोगों के लिए ऐसे किए हैं जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक होते नहीं देखा। अगर इसके बाद भी कांग्रेस नहीं जीतेगी तो फिर तो काम ही करने का कोई अर्थ नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मिशन बस्तर को साधने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, छत्तीसगढ़ में वो लौटकर नहीं आने वाले। जनता की ये भीड़ साफ साफ बताती है कि जनता कांग्रेस को अब विपक्ष में ही देखना चाहती है। अमित शाह ने यह भी कहा कि 3 दीपावली मनाएंगे। पहली दीपावली त्योहार के तौर पर, दूसरी दीपावली चुनाव में जीत पर मनाएंगे और तीसरी दीपावली रामलला के दरबार में होगी। शाह ने साफ किया है कि नगरनाथ स्टील प्लांट का निजीकरण हम नहीं करेंगे, आदिवासियों का ही ये प्लांट कहलाएगा। पर में एक दिवाली मनेगी। सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना, जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। और भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। बीजेपी की बात करेंगे। कोंडागांव से लता उसेंडी को 5वीं बार पार्टी ने मौका दिया है। लता उसेंडी ने इस सीट से 3 बार जीत भी दर्ज की है। लता उसेंडी का कहना है कि प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनकी दिनचर्या काफी व्यस्त हो चुकी है। चुनाव में मंत्री से मुकाबले को लेकर लता ने कहा कि युद्ध और चुनाव को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। इस समय हमारे साथ में कोंडागांव विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी हैं। उनसे कुछ चर्चाएं हैं जो जानना चाहेंगे। दीदी, एक चीज़ बताइए कि प्रत्याशी नाम घोषित होने के बाद आपकी दिनचर्या कैसी रही, किस तरीके की दिनचर्या? देखिए, उसके पहले भी लगातार हम लोगों का जनसंपर्क चलता रहा है, लेकिन घोषणा के बाद थोड़ा ज़्यादा लोगों से बहुत कम है, और इस कम समय में अधिक से अधिक लोगों से मुलाकात हो जाए और हर गांव और गांव के जो आश्रित ग्राम हैं वहां तक भी हम पहुंच जाए, इसके लिए लगातार सुबेरे 5 बजे से लग जाते हैं, और रात का तो खैर अपना वो है, तो जब तक मुलाकात हो पाता है करते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे से तो लग ही जाता है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।